स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। ये एक क्लासिकल थॉट्स के ऊपर बेस्ड है कंसेप्ट। इसमें बेसिकली हमें यही बताया गया है कि जो भी एग्रीगेट डिमांड होती है वो एग्रीगेट सप्लाई की हमेशा इक्वल रहती है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी हुई है इकोनॉमिस्ट की, जेबी से, कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है और एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल रहती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। इसमें हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे भी लाइन दी हुई है, द लॉ असर्ट दैट एवरी प्रोड्यूसर सप्लाई हिज गुड इन द मार्केट ऑर्डर टू गेट गुड्स इन एक्सचेंज फॉर देम। ठीक है, अगर कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो उसका मेन मोटिव होता है कि उससे भी बदले में कुछ मिले, या तो गुड्स मिले या मनी मिले। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक पर्सन है, वो कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहा है जो कि क्या हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। हम जानते हैं कि लैंड पे रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे, उनको वेजिस, रेंट, प्रॉफिट मिलेगा। जब उनको ये वेजिस, रेंट, प्रॉफिट, जो भी उनकी पेमेंट है वो मिलेगी, जिस भी फॉर्म में मिलेगी, आगे वो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से सेल्स लॉ एक्सप्लेन करता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं असम्पशन सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की। फर्स्ट इसमें असम्पशन है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे की इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इनको इक्वल करने के लिए प्राइस का यूज़ किया जाता है, प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज़ किया जाता है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल प्राइसेस। इसमें हमें बताया गया है कि जो बेस रेट होते हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल हैं, उसमें चेंज करके आप तो डिमांड को भी चेंज कर सकते हो, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। अब जैसे डिमांड अगर कम है सप्लाई से, ठीक है, तो आप प्राइस को डिक्रीज़ कर सकते हैं, तब डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है तो जो बेस रेट है उसको कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोग लेबर की डिमांड ज़्यादा करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद थर्ड असम्पशन हमें दी हुई है मनी और बिल। मनी एक तरीके का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसका जो है डिमांड और सप्लाई पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है नो होर्डिंग्स। इसमें हमें बताया गया है, ये अज्यूम किया गया है कि पीपल जो भी इनकम अर्न करते हैं वो या तो कंज्यूम कर लेते हैं या फिर सेव कर लेते हैं। ठीक है, और वो सेविंग को भी वो वापस इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि इस मनी को पूरा सेव नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया स्टेट इज़ न्यूट्रल का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है, और जो फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई की उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है हमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेबर एंड कैपिटल। जैसे सप्लाई है जो लेबर की वो भी ज़्यादा है, और कैपिटल इन द इकॉनमी इज़ ऑल्सो परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कैपिटल भी है जो वो भी इलास्टिक है और लेबर भी इलास्टिक है, मतलब कि सप्लाई ऑफ लेबर एंड कैपिटल कैन बी इंक्रीज टू एनी एक्सटेंट इन एनी प्रोपोर्शन इन एन एंटरप्राइज। जैसे देखो आप, लेबर की सप्लाई है और कैपिटल की सप्लाई है, और जो सेल्स लॉ के अकॉर्डिंग मार्केट है उसमें आप किसी भी एक्सटेंट तक इसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और ये परफेक्टली सब्सिट्यूट फैक्टर्स हैं, मतलब कि लेबर की जगह आप कैपिटल को भी यूज़ कर सकते हो और कैपिटल की जगह आप लेबर को भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हमें एक पॉइंट बताया गया था कि आप इंक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ इसलिए कर सकते हो क्योंकि वाइडली पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पे जो है लेबर भी अवेलेबल है। ठीक है, सप्लाई है, तो इसलिए आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे जो मशीनरी इंटेंसिव कंट्रीज़ होती है जहाँ पे मशीन्स ज़्यादा यूज़ की जाती है, पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ पे जो है आप सप्लाई जो है लेबर को उसको किसी भी एक्सटेंट तक इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लार्ज एक्सटेंट ऑफ मार्केट। मार्केट का साइज़ जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतनी ही डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, उतनी ही सप्लाई भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमें दिया हुआ है लॉन्ग पीरियड। जो भी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है वो लॉन्ग पीरियड में ही एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट पीरियड में ओवर प्रोडक्शन हो सकती है, क्योंकि सेल्स लॉ ऑफ मार्केट का मेन जो कहना था कि ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, बट लॉन्ग पीरियड में ऐसा पॉसिबल है सेल्स लॉ का एप्लीकेबल होना, बट शॉर्ट पीरियड में ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट अजम्पशन हमें दी हुई है प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस और उसकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करें, ताकि जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके और सप्लाई भी जो है डिमांड की इक्वल आ सके। उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इन वाटर इकोनॉमी। वाटर इकोनॉमी क्या होता है, जब आप किसी को गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हो। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है सेल्स लॉ ऑफ की वाटर इकोनॉमी में कैसे होगी, जैसे भी यहाँ पे हमें लाइन दी हुई है, वेन एवर अ प्रोड्यूसर ब्रिंग्स गुड्स टू द मार्केट ऑफ सेल फॉर सेल और क्रिएट सप्लाई, ही डज सो इन ऑर्डर टू गेट द अदर गुड्स इन एक्सचेंज। ठीक है, अगर कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी गुड प्रोड्यूस करता है, सपोज करो राम है, उसने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, या तो वो अपने लिए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, खुद कंज्यूम करने के लिए, या फिर वो
एक्सचेंज के लिए प्रोड्यूस करेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्सचेंज के लिए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब कि प्रोड्यूस की गई जो गुड्स है, ठीक है, उन जो सप्लाई की है उसका डिमांड है, मतलब कि वो फुलफिल होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर राम ने गुड्स प्रोड्यूस की है, या तो वो कंज्यूम करेगा या फिर वो किसी और पर्सन के लिए जो है उसके लिए प्रोड्यूस करेगा। इसका मेन मोटिव मेरा आपको समझाने का क्या है कि सप्लाई जो है डिमांड की इक्वल आएगी ही आएगी, क्योंकि जो चीज़ सप्लाई हो रही है वाटर इकोनॉमी में वो डिमांड जो है उसकी है और वो फुलफिल होनी चाहिए। स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इन द मॉनेटरी इकोनॉमी। मॉनेटरी इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे मनी से जो है एक्सचेंज किया जाता है। जैसे वाटर इकोनॉमी में होता है कि अगर आप किसी को गुड्स दे रहे हो तो बदले में वो भी आपको गुड्स देगा। जैसे आपने राइस दे दी तो वो आपको बीट दे देगा। लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपने राइस बाय किए हैं तो उसके बदले में आपको मनी पे करनी पड़ेगी। अब मॉनेटरी इकोनॉमी क्या कहती है कि क्लासिकल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि मॉनेटरी इकोनॉमी में जो मनी है वो एक जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसका कोई भी रोल नहीं होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है। ये मतलब कि इतना मेजर डोमिनेंट फैक्टर नहीं है सेल्स लॉ के अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई की एडजस्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे हमें वर्किंग दी हुई है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की गई कंपनी के द्वारा 100 करोड़ की, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो है सप्लाई कर दिया गुड्स को 100 करोड़ की। फिर उसके बाद उन्हें इनकम हुई जो किस किस फॉर्म में हो सकती है, बेजिस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिलेगी वो इस इनकम का यूज़ भी करेंगे, ठीक है, डिमांड करने के लिए। डिमांड करेंगे तो फर्दर प्रोड्यूसर के पास पैसा जाएगा दोबारा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से जो है प्रोडक्शन होएगी। इस तरीके से सेल्स लॉ ने एक मैकेनिज्म दिया है हमें, जिसके बदले में उसने हमें समझाने की कोशिश की है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल ही रहती है। सो स्टूडेंट, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो इनको इनकम हुई है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में, क्या वो इस इनकम को सेव करके नहीं रख सकते? क्या वो डिमांड ही करेंगे? तो जो क्लासिकल इकॉनमी है उसने एक हमें इक्वेशन की फॉर्म में बताया है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो किसकी इक्वल होती है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है। मतलब या तो उसको कंज्यूम किया जाएगा या इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे सेविंग का क्वेश्चन भी राइज होता है कि उसको सेव करके नहीं रखा जा सकता। अगर आप सेव भी करते हो, ठीक है, सपोज करो कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सेव भी करते हो तो फिर आपको वही इनकम जो है आप यूज़ करोगे, ठीक है, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर को पे करने के लिए यूज़ करोगे, कैपिटल के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो मतलब जो भी क्लासिकल इकोनॉमीज बताती है कि जो भी आप प्रोड्यूस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हो, उनसे जो अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो या तो आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, या आप इन्वेस्ट कर देते हो।